Hello, Assalamu alaikum, everyone. This is me, Zakri Ahmed Khan. I am working as the Deputy General Manager for Utilities and Facilities. And today I'm here to talk to you about the impact of ventilation and indoor air quality on infection control. Before we start this, let me introduce myself. I have 20 years working experience in the industry. I've been working with the pharmaceutical industry. I've been working with the engineering industry in all various or in all different sectors. And now I am working with Indus Hospital and Health Network for the last 2 years. So today's session is going to be about, as an infection control practitioner, what do you need to know about the air quality and ventilation? So for us to start this, एक चीज जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है या जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट के अंदर मतलब व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एनवायरनमेंट व्हिच आर कंसिडर्ड क्रिटिकल नॉट ओनली फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटी, मतलब आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हो उसके हिसाब से जो आपका एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप लोग एग्जिस्ट कर रहे हो या जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप लोग काम कर रहे हो, उस एनवायरनमेंट की क्या कंडीशंस होनी चाहिए। हमारा मेन टॉपिक जो है वो ये होगा कि हाउ टू असेस एंड अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द एनवायरमेंटल एयर क्वालिटी। अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को तख्लीक किया था तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर बिल्कुल इसको पोल्यूशन फ्री तख्लीक किया था और इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी पोल्यूशन के एट्रीब्यूट्स नहीं थे। ये तो व्हाटएवर हैज बीन डन इज मैन मेड। अगर आज से हम 5,000 या 10,000 साल पीछे चले जाएं तो पोल्यूशन जो थी, पोल्यूशन नाम की कोई चीज जो थी नहीं थी। देयर वाज नो पोल्यूशन, there was no, the air quality that was there was perfect because there were no pollution attributes to it. So whatever pollution attributes have been added are all man-made and they have been added over a period of time. तो ये चीज जो है हमें समझने के लिए हमारी बेसिस बहुत जरूरी है कि जहां पे हम लोग कोई भी स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जहां पे हम कोई स्टेराइल आपकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं या कोई भी चीज कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल क्लीन होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लीन एनवायरमेंट where you can actually do such critical things. जो हमारी आज की प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग ब्रीफली डिफरेंट एलिमेंट्स से गुजरेंगे, which I personally think that you as infection control practitioners should have a basis and background of. ठीक है, these things are themselves a field of specialization when you go in details कि इनको डिजाइन कैसे करना है, इनमें कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल कंट्रोल और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग और जो आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रैक्टिसेस होती हैं, ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर टू इंश्योर कि हम जो भी एरियाज के अंदर अपना ऑपरेशंस कर रहे हैं उनको सेफ एंड सिक्योर बना के काम किया जा सके। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स डिफरेंट एजेंसीज ने, डिजाइन इंडस्ट्रीज ने और डिफरेंट आपकी जो एजेंसीज हैं स्टैंडर्ड्स जो सेट करती हैं, उन एजेंसीज के हिसाब से, इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज के हिसाब से, व्हाटएवर स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट, they all ensure, they all have high preference and emphasis on having a clean environment which is microbially which does not have any microbial contamination, the air changes are sufficient and things like that.
तो what we will be doing is we will be going through a set of slides जो मैंने आप लोगों के लिए select की हैं in order to give you an overview for you to understand कि as healthcare practitioners, as infection control practitioners, what are the bases that you should have a basis of in order to understand कि हमने किन किन चीजों को देखना है और किन किन चीजों का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा, यहां पे आप ये देखिए कि व्हाई डज ए क्वालिटी मैटर टू अस, मतलब मैटर टू अस in terms of humans, in terms of employees, in terms of patients, in terms of workers, in terms of even in your home। ए क्वालिटी इसलिए मैटर करती है कि 90% ऑफ जो टाइम होता है हमारा वो हम लोग जो है इंडोर स्पेंड करते हैं, वो चाहे आप अपने घर में करें, आप अपने ऑफिस में करें। अगर आप ऑफिस में हैं तो आपका ऑफिस में इस्तेमाल होता है, अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो आपका वर्क प्लेस में इस्तेमाल होता है, फैक्ट्री में तो फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, घरों में हैं तो जो खवातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, वो लोग उनका ज्यादातर टाइम घरों पे गुजरता है। तो जो इंडोर एयर क्वालिटी है, इंडोर एयर क्वालिटी की डेफिनेशन जो है, इट इज नॉट लिमिटेड टू हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर बिल्डिंग्स और टू आपकी गाड़ियों के अंदर, आपके घरों के अंदर, आपकी फैक्ट्रीज के अंदर, आपके ऑफिसेस के अंदर, आपके होटल्स के अंदर, जहां भी है, इंडोर एयर क्वालिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू यू एज एन इंडिविजुअल एंड वी एज अ सोशल एंटिटी। तो इस वजह से जो इंडोर एयर क्वालिटी होती है, इंडोर एयर क्वालिटी is a subject of interest for engineers, is a subject of interest for designers, is a subject of interest even for the infection control practitioners। क्योंकि देखिए इंडोर एयर क्वालिटी और एयर क्वालिटी का अब रेलेवेंस जो है, कोविड-19 के बाद से इस चीज की रेलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। हम लोगों के देखिए कि जो आप लोगों ने देखा कि वी हैव बीन फाइटिंग कोविड-19 फॉर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली नाउ 2 years, और इन 2 सालों के अंदर से इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस जिस तरह से इवॉल्व हुई है, it has actually given us a roadmap of the future, that how the diseases of the future are going to be, how contagious they are going to be, and how deadly they can be, and what are the practices that need to be taken into consideration while fighting them, while addressing them, while in order to combat them. The most important thing that has come across during this pandemic is infection control practices. And when we come to infection control practices, the cornerstone, the milestone, or the cornerstone that has actually come forward as the most critical thing is your air quality and the changes that are associated with it. अभी जिस तरह से हमने बात की कि why does air quality matter, why does it matter? So basically what that it does is कि air quality has direct proportions to the various issues, various health conditions that are prevailing in today's world. उनके अंदर से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंडोर एयर क्वालिटी बहुत मैटर करती है। जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपको कुछ मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ इट एक्चुअली डेवलप। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जहां पे आप हाइड्रोकार्बन्स जो है, यू आर कंटिन्यूसली इनहेलिंग हाइड्रोकार्बन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, and you are inhaling different dangerous chemicals और solvents, अगर आप उनको inhale कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, cellular effects create करते हैं which lead to carcinogenic conditions in your body।
जिनको हम लोग सादा जबान में कैंसर कहते हैं। इसी तरह से इम्यून इफेक्ट्स जो होते हैं, कई लोग जो होते हैं उनको ऑलरेडी एस्थमा होता है, तो एस्थमा जो है दैट इज वेरी it is very critical, very sensitive to dust. पोलन एनर्जी, पोलन एनर्जी हो गई, एलर्जी हो गई, या आपकी जो है डस्ट एलर्जी की वजह से आप लोग एस्थमा जो है वो हो जाता है। तो बेसिकली इसी वजह से अगर हम लोगों के यहाँ हमारा इंडोर एयर क्वालिटी, इंडोर इन्वायरमेंट और ये चीजें वेल कंट्रोल्ड, वेल डिफाइंड ना हो, तो दिस कैन लीड टू अ नंबर ऑफ इश्यूज which sometimes are not recognizable immediately, but over a period of time when they develop into critical conditions, and these conditions are sometimes irreversible, which can lead to permanent damage to you and your loved ones. अच्छा, इसके अंदर जो एक सबसे जरूरी चीज है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस जो हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। दिस इज अ फैक्ट। हम लोगों के पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर आप लोग जाके देखें, आप पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर देखिए, आप लोग पब्लिक प्लेसेस के अंदर देखिए, हैंड हाइजीन का उस हिसाब से जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो स्टैंडर्ड अनफॉर्चुनेटली फॉलो नहीं होता। इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के अंदर हम लोगों ने सिंस डे वन वी हैव इंश्योर्ड कि जो हमारी हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस हैं, दे आर इफेक्टिव, they are timely updated, discussed with the stakeholders, and if preventive actions and corrective actions are in place in order to ensure कि जो हमारे patients हैं और जो हमारे patients के attendants हैं, they are safe and secure when they visit Indus Hospital and Health Network. तो आप लोग चूंकि you are all taking up this infection control practice, तो उसके अंदर जो भी आप लोगों की स्टडीज होनी चाहिए, दे शुड बी इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दीज इन्फेक्शन कंट्रोल practices are thoroughly implemented, and this is only possible when you understand what are the various things related to air quality indexes, air quality and environment monitoring, etc. I see two hands being raised. Please, if you have any questions, you can ask me. Excuse me, I see I saw two hands being raised. अगर किसी को कोई question है तो they can ask me. Okay. अभी तक आप लोगों में, if you have any questions, you can leave your questions in the chat box. If there is anything that you not understood till now, we can go through it again. If there is anything that you want me to readdress or explain it, I can do that again. चले जी, everything is clear. अच्छा, इसमें हम लोगों ने जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज ये बताई कि अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को तख्लीक किया था, तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस दुनिया को बिल्कुल परफेक्ट निजाम के तहत, परफेक्ट एक एनवायरनमेंट के अंदर इस दुनिया को तख्लीक किया था, जिसमें 4 सीजन्स थे और 12 महीने थे, और वी हैड वेरी नीट एंड क्लीन एयर टू ब्रीथ इन। अनफॉर्चुनेटली इंसान ने उस एयर को, उस हवा को, उस एनवायरनमेंट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से और तरक्की के नाम के ऊपर उसको पूरी तरह से कंटामिनेट कर दिया। अब हम लोगों को एक चीज समझनी चाहिए, द वर्ल्ड दैट वी लिव इन टुडे इज कंप्लीटली कंटामिनेटेड व्हेन इट कम्स टू not only air quality, it comes to the vegetables that you grow, the inorganic substances that we have, traces that we have in water, we have in soil, in environment, overall environment के अंदर जो भी आप चीजें देखें तो उसके अंदर आपकी जो contamination का level है that is skyrocketing.
रीसेंट एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो आप लोग ये देखिए, हम लोग तो इंडोर एयर क्वालिटी की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल एयर क्वालिटी की बात देखें, पंजाब के अंदर जो सेंट्रल पंजाब है इस वक्त, इट इज ऑल विद इन द स्मॉग रेंज। और स्मॉग जो है बेसिकली इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिजल्ट ऑफ द पोल्यूशन दैट is there in the environment, and everyone is being contaminated with it, regardless you are staying at home, you are not going outside, lekin still when you are breathing in that air, you are contaminated with the contaminants inside that smog. Recently PCSIR ने एक सर्वे इशू किया था, और उन इशू ये किया था कि with the level of smog that we have, it is so hazardous कि अगर आप वहां खड़े होकर बाहर सांस लेते हैं for a specific period of time, that is equivalent of inhaling and smoking 17 to 23 cigarettes a day. तो आप अगर सिगरेट नहीं भी पीते तो उसके बावजूद भी जो इम्पैक्ट है इस पोल्यूटेड एयर के अंदर ब्रीथ करने का, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज। इन एडिशन टू दिस, आप ये देखें कि इससे आईज की, जो लोग मोटर बाइक्स यूज करते हैं, हु आर ट्रैवलिंग ऑन मोटर बाइक्स, उनकी आईज जो हैं दे आर गेटिंग आई इन्फेक्शंस, चेस्ट इन्फेक्शंस, बच्चों के अंदर जो है इन्फेक्शंस फैल रही हैं। तो इसके लिए जो है व्हाट यू नीड इज टू अंडरस्टैंड दैट वी एज ह्यूमंस, वी एज द पीपल लिविंग इन दिस, हमें अपने अंदर एक चेंज लेके आना है कि भाई दिस इज, वी आर द ओनली वंस हु आर बीइंग who are the direct, जिसे आप कहें कि हम लोग ही बेनिफिशियरी हैं और हम लोग ही नुकसान उठा रहे हैं इस चीज का। मतलब इसमें कोई भी नुकसान नहीं उठा रहा, सिर्फ हम लोग ही नुकसान उठा रहे हैं। अच्छा, इसमें आप देखिए, मैंने आप लोगों को ये कहा कि इंडोर एयर क्वालिटी के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों के यहाँ डिफरेंट सोर्सेज हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हो जाती हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि सॉल्वेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, जिनको इनहेल करने की वजह से हम लोगों की कार्सिनोजेनिक चेंजेस आ जाती हैं बॉडी के अंदर, विच समटाइम्स लीड टू कैंसर एंड थिंग्स लाइक दिस। तो ये जो आपकी इंडोर कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो इस वजह से हैं कि आप लोग जो है एरोसोल्स यूज कर रहे हैं घर के अंदर, जिनको हम लोग एयर फ्रेशनर्स कहते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है घर के अंदर गैस जलाते हैं फॉर कुकिंग एंड स्टफ लाइक दिस। ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये जो सोर्सेज आप देख रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड है, लेमोनिन है, एसीटोन है, प्रोपेनॉल है, टॉलिन है, ये सब जो हैं दीज आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी आर यूजिंग इन हाउस। अब आप एक छोटे से कमरे, आप मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोग इमेजिन कीजिए, आप लोगों के घर, हर घर के अंदर एक ड्राइंग रूम होता है, एक लिविंग रूम होता है, और हम उस लिविंग रूम को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए क्या करते हैं कि उसके अंदर जो है हम लोग स्प्रे कर देते हैं। हम लोग जो है उसके अंदर स्प्रे कर देते हैं और स्प्रे करके कहते हैं कि जी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो गया। वो खुशबू तो थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, लेकिन जो एरोसोल आप लोग डिस्पर्स करते हैं इसके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, अपने एक छोटे से कमरे के अंदर, वो बेसिकली यही केमिकल्स होते हैं। अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स पे पढ़ें कभी, तो उन इंग्रेडिएंट्स के अंदर यही केमिकल्स होते हैं, और फिर आप उन्हीं केमिकल्स को ब्रीथ करते हैं। मतलब वो कहीं जाता तो नहीं है, वो हम लोग आगे आगे अभी हम लोग इन द कमिंग स्लाइड्स हम ये देखेंगे कि जो हमारे केमिकल्स होते हैं, उनको केमिकल्स को कमरे से एग्जॉस्ट करने के लिए या चीजें करने के लिए, उसको करने का क्या तरीकाकार होता है, व्हाट इज द प्रोसीजर दैट इज बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट यू हैव complete aid changes and stuff like this. तो चीज ये है कि दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन, दिस इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन। ये मैंने आपको बड़ा बेसिक छोटा सा एग्जांपल दिया सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स द बेसिस ऑफ क्या है ये। अब आप देखिए उसके अंदर टॉलिन भी होता है, उसमें प्रोपेन भी होता है, एसीटोन भी होता है, जिनसे ये आप कभी जो ये हाउस फ्रेशनर्स हम घर में यूज करते हैं, तो उनसे जो है ये जो आपके बाय प्रोडक्ट्स हैं, दे रिमेन इन द एयर एंड देन यू ब्रीथ इट आउट। आप लोग ब्रीथ करते हैं उसको, जब ब्रीथ करते हैं तो उन्हीं से आपको इन्फेक्शंस भी होते हैं, उन्हीं से ये होता है। इसी तरह से गाड़ियों के अंदर, आपकी गाड़ी, तो गाड़ियों के कैबिन्स के अंदर जो है हम लोग परफ्यूम्स लगाते हैं, हम लोग स्प्रेज करते हैं। उन स्प्रेज का भी यही है, आप उसी स्प्रे करते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू मेक द इन्वायरमेंट क्लीन, लेकिन उसके ओडोर को किल करने के लिए जब आप स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे से क्या होता है कि आप लोग जो हो पूरे उसके अंदर जो है इन केमिकल्स को डिस्पर्स कर रहे हो, जिनको बाद में आप लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स, केमिस्ट्री, केमिकल जो हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स से हम लोग ये बनाते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स के जो हैं कार्सिनोजेनिक और डिफरेंट जो हैं वो होते हैं, विच रिजल्ट्स
इन डिफरेंट एलर्जीज, बच्चों को एलर्जीज हो जाती हैं, स्किन एलर्जीज हो जाती हैं, एस्थमा होता है, डिफरेंट जो है चेस्ट की जो है एलिमेंट्स हो जाती हैं। तो इनको समझने के लिए आपको बेसिकली यू शुड हैव अ बैकग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट, सो व्हाट आर द कंटामिनेंट्स, दीज आर द कंटामिनेंट्स, ये कंटामिनेंट्स होते हैं। अब इसी तरह से मैंने आप लोगों को केमिकल्स बताए, इसी तरह से आप ये देखिए कि हमारे पास जो हैं, जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हैं या हमारे घर हैं, हमारे जो घर हैं, हमारे बिल्डिंग्स हैं, हमारे ऑफिसेज हैं, हमारी चीजें हैं। पुराने जमाने में तो लोग घर बनाया करते थे मिट्टी के, जो कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक होती थी और उनमें वीओसीज नहीं होते थे। अच्छा, व्हाट आर वीओसीज? VOCs जो होते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। बेसिकली दीज व्हाटएवर इज बीइंग, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, जब भी आप लोगों ने किसी भी एनवायरनमेंट को, किसी भी जगह को, when you are trying to understand the basis of infection propagation, the first thing that you need to understand is what are the volatile organic compounds which could be present in this area। क्योंकि देखें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जितने हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, जैसे जितने आपके सॉल्वेंट्स ने हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इसी तरह से पेंट्स हैं हमारे पास, पॉलीयूथरीन फोम है, पेंट जो है हर घर में पेंट होता है, पार्टिकल बोर्ड होते हैं, पार्टिकल बोर्ड जिनको हम जिप्सम बोर्ड बोलते हैं, विनाइल की फ्लोरिंग, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं विनाइल फ्लोरिंग करा के, वॉल कवरिंग्स करा के, मिनरल वुल्स टेक्सटाइल वगैरह लगा के। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, इन चीजों के अंदर ये प्रोडक्ट्स जो हैं, इन प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अच्छा इसकी खासियत ये है कि ये बेसिकली रेडियो एक्टिव मटीरियल की तरह कंटिन्यूसली एमिट करते हैं, रेडिएट करते हैं। ये जो है रेडिएट करते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह से देता हूँ, जैसे अगर आप किसी भी कमरे के अंदर नया पेंट करें तो कई दिनों तक उसकी जो है महक, जो उसकी खुशबू है, या जो आप उसको कहें कि उसकी स्मेल रहती है, वो रहती है। ठीक है, अब उसी स्मेल के अंदर हम लोग जाके रहना भी शुरू कर देते हैं, जी पेंट सूख गया अब आप जाके रहना शुरू करते हैं। दैट इज नॉट द वे। हमें इंश्योर ये करना है कि जब कहीं पेंट हो जाए तो उस कमरे के अंदर प्रॉपर एग्जॉस्ट होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, सो दैट ऑल द स्मेल इज एग्जॉस्टेड फ्रॉम दैट रूम एंड देन इट इज लिवेबल। ये अब आप लोगों ने अपनी जो है इस चीज की बेसिस के ऊपर, ये आप लोगों ने सबसे पहले जो है इस चीज को इंश्योर करना है अपनी लोकल सराउंडिंग्स के अंदर, कि जहां पे भी आप लोग इस तरह की चीजें देखें, जो सबसे पहली चीज है, आपने वेंटिलेशन का निजाम जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुराने जमाने में घरों के अंदर झरोके हुआ करते थे, पुरानी खिड़कियां हुआ करती थी और हवादान हुआ करते थे, जो अनफॉर्चुनेटली आजकल लोग नहीं बनाते। लेकिन उनको बनाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि आपकी कंटिन्यूसली जो है किसी भी जगह के अंदर, किसी फिक्स जगह के अंदर कंटिन्यूस एयर चेंज होती रहे, हवा तब्दील होती रहे, एग्जॉस्ट होता रहे, सो दैट देर इज नॉट अ बिल्टअप ऑफ दीज VOC गैसेस इनसाइड योर कंपार्टमेंट्स, या जो भी आपकी रहने की जगह उसके अंदर ही किसी किस्म की कोई चीज ना हो। तो ये बहुत जरूरी है फॉर अस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंश्योर कि हमारी जो भी इंडोर एयर क्वालिटी है, वो इन चीजों की कंसिडर करने, वेंटिलेशन का निजाम होना बहुत जरूरी है। अब वेंटिलेशन का निजाम जो है, इट वेरीज फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, प्लेस टू प्लेस एंड थिंग टू थिंग। अब घर के अंदर है तो आप खिड़कियां खोल सकते हैं, खिड़कियां ही अगर आप खोल लें तो इट विल डू द बेसिक जॉब। ठीक है, उसी तरह से आपके किचन्स हैं, टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, उनके अंदर आप लोग एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, एग्जॉस्ट फैंस जो हैं दे विल डू द जॉब। इसी तरह से हमें इंश्योर ये करना है कि हमारी जो भी लिविंग स्पेस है, उस लिविंग स्पेस के अंदर वेंटिलेशन का निजाम होना बहुत जरूरी है, फॉर यू टू ब्रीथ इन क्लीन, नीट एंड क्लीन फिल्टर्ड एयर। अच्छा, अब इसमें हम लोग जब बात करते हैं इंडोर एयर क्वालिटी की, तो
इसमें जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है, जी आई सी अ हैंड बीइंग रेज्ड, प्लीज प्रोसीड, बताइए। जी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क देम प्लीज। आई सी 3 हैंड्स बीइंग रेज्ड, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। I think if someone has any question, he can share his questions or he can ask his or her questions. अगर कोई questions हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई questions नहीं तो shall we proceed? Okay. अच्छा, अब देखिए, मैंने आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन ये की कि हम लोगों के यहाँ पुराने जमानों के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, घर हुआ करते थे, उनमें वेंटिलेशन का खास निजाम रखा जाता था। Now what we need to understand is there are two type of ventilation, one natural ventilation होती है और एक forced ventilation होती है। अब forced ventilation और natural ventilation जो है, what are the differences between the two? That is the first thing that we need to understand. Natural ventilation होती है जहां पे आपके पास एयर चेंजेस जो हैं वो नेचुरली हो सके, उन एयर चेंजेस को इंश्योर और अचीव करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू हैव सम विंडोज। आपके पास झरोके थे, विंडोज थी, हवादान थे, अगर आप वो बना देते हैं तो एयर चेंज जो है वो आपकी हो जाएगी। अच्छा, अब जो ये एयर चेंजेस होती हैं, दीज एयर चेंजेस आर जस्ट टू इंश्योर, अब ये दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो एयर चेंजेस होते हैं, दीज एयर चेंजेस आर जस्ट टू इंश्योर दैट यू हैव अ क्लीन एयर which is not contaminated with any जो है किसी किस्म की कंटेमिनेशन ना हो इनमें। अब कंटेमिनेशन का क्या मतलब है? कंटेमिनेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किचन में हैं, खाना बना रहे हैं और आप लोगों की ऑयल की खुशबू है, बदबू है, या कोई सब्जी की वो है, तो उस चीज को आप क्या कर रहे हैं, उसको निकालने के लिए आप लोग वेंटिलेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपकी खिड़की भी हो सकती है, विंडोज भी हो सकती हैं, एग्जॉस्ट फैन भी हो सकता है एंड थिंग्स लाइक दिस। अच्छा, ये जो वेंटिलेशन है ना, इस वेंटिलेशन को तो हम कहते हैं नॉर्मल वेंटिलेशन। आपने घरों के अंदर है, गर्मी है, पसीना आ रहा है, आप लोगों की बदबू ना हो, घर के अंदर किसी किस्म का हमक ना हो, ओडर ना हो, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, एग्जॉस्ट फैंस भी लगाते हैं जैसे बाथरूम वगैरह में लगाते हैं, और जो है पंखे लगाते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाते हैं। ये क्या करते हैं कि ये आपकी एक किस्म की आपकी जो ब्रीदिंग जो एयर आपकी इन्वायरमेंट में मौजूद है उसको क्लीन करती है। ये तो हो गई नॉर्मल वेंटिलेशन। इसके बाद जो दूसरी वेंटिलेशन होती है वो होती है फोर्स वेंटिलेशन, जो कि हमें इंश्योर करनी पड़ती है फॉर अस टू इंश्योर कि हम लोग जो हैं किसी भी एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम आ जाते हैं जहाँ पे दवाइयाँ बन रही हैं, जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बन रहे हैं, या आईसीयूज हैं, या ऑपरेशन थिएटर्स हैं, या आइसोलेशन रूम्स हैं, या और इस तरह की जो क्रिटिकल जगहें होती हैं, उनके अंदर हम लोग फोर्स वेंटिलेशन यूज करते हैं इन ऑर्डर टू इंड्यूस एन एनवायरनमेंट विच इज सूटेबल फॉर दैट स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसकी देखें, इसकी एक सिंपल जो डेफिनेशन है हमारे पास, वो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन ये आ गई कि पोल्यूटेंट रिमूवल वेंटिलेशन इज द most effective way, but there is an energy cost to it.
अच्छा, अब एनर्जी कॉस्ट क्यों आ गई, मैंने आपको बता दिया कि अब आपने क्या किया कि घरों के अंदर जो है खिड़की लगा दी, तो हवा, अगर अब घर के अंदर भी जो है डेफिनेशन उसकी इसलिए चेंज होगी वेंटिलेशन की, कि पहले घर हुआ करते थे बड़े, अब फ्लैट्स बनने शुरू हो गए, पोर्शंस बनने शुरू हो गए हैं, घरों के आगे जो है पीछे, घर के पीछे घर है, वरना पहले घर होता था, घर के इर्द गिर्द जगह होती थी खुले, आज भी गांव के अंदर घर हैं, तो एक गांव में या एक कस्बे के अंदर 50 घर हैं और उसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा खुली जमीन है, वे you can actually have air changes and there is a lot of air to exchange with. Unfortunately शहरों के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर अगर हम बात करें, और लाहौर के अंदर भी आज started seeing this trend कि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई है। अब हाई राइज बिल्डिंग्स का इशू ये है कि इन हाई राइज बिल्डिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव नेचुरल वेंटिलेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपके पास एयर चेंज करने के लिए एयर वॉल्यूम ही नहीं है। ठीक है, ये चीज भी मैं आपको आगे समझाऊंगा जब हम आगे जाएंगे कि एयर वॉल्यूम जब तक नहीं होगा तो एयर चेंज होगा ही नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव, इन ऑर्डर टू, फॉर यू टू हैव एन एयर वॉल्यूम इन एयर चेंज, अगर आप अपने चाहते हैं कि मैं अपने एयर को चेंज करूं, तो वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास एयर वॉल्यूम ना हो। और एयर वॉल्यूम जो है वो दो ही तरीके होते हैं उसके लिए, या तो हम लोग फोर्स्ड वेंटिलेशन, खींच के हवा जो है किसी एनवायरनमेंट में इंड्यूस करते हैं, या फिर हमारे पास इतनी ओपन एयर वॉल्यूम हो के जो उस एरिया से गुजर जाए और उस चीज को इंश्योर का जो है आपका पर्पस सर्व करते हैं। इन सबको करने के साथ हमारी फिर एक एनर्जी कॉस्ट है, देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट व्हिच इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी इन ऑर्डर टू इंश्योर फोर्स वेंटिलेशन। यही बात मैंने आप लोगों को समझाई कि नॉर्मल एमिशन रेट्स कैन बी अनहेल्दी इफ वेंटिलेशन इज इनएडिक्वेट। अगर आपकी वेंटिलेशन इनएडिक्वेट होगी तो वो आपके लिए अनहेल्दी हो सकती है। अच्छा, अब हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है कि व्हाट इज वेंटिलेशन, व्हाट इज एयर क्वालिटी एंड व्हाई इट इज एसोसिएटेड एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब हम अपने मेन कोर की तरफ आते हैं, विच इज द इंडोर एयर क्वालिटी इन अ हेल्थ केयर बिल्डिंग, विच इज द मेन पर्पस फॉर अस टू अंडरस्टैंड के जो आपकी एक हेल्थ केयर बिल्डिंग होती है उसके अंदर एयर क्वालिटी क्यों जरूरी होती है। जो सबसे पहली चीज हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि एयर क्वालिटी एक अस्पताल के अंदर क्यों जरूरी है। ये चीज समझना इस वजह से जरूरी है कि जब तक हम लोगों को ये समझ नहीं होगी, unless and until this is not clear to us that why air quality inside a hospital is critical and what are the components which contribute to the air quality inside a hospital, we would not be able to neither improve it nor understand that what is contributing to the contamination inside a hospital. देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे गाड़ी की एक वर्कशॉप होती है, उसमें अगर आप में से कभी किसी का जाना हो तो गाड़ी की वर्कशॉप जो होती है वहां पे खराब गाड़ियां भी खड़ी होती हैं, टूटे हुए स्पेयर पार्ट्स भी पड़े हुए होते हैं, गंदा तेल भी पड़ा हुआ होता है, टूटे हुए स्पेयर पार्ट्स भी पड़े हुए होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी तरह से इंसान, जो इंसानों की वर्कशॉप है उसको हम हॉस्पिटल कहते हैं या हेल्थ केयर बिल्डिंग कहते हैं। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पे इंसान आता है जब इंसान बीमार होता है, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑल नो। अब जब इंसान बीमार होता है तो वो अपने साथ बीमारी लेकर आता है। अब बीमारी जो होती है उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती हैं कि वो कंटेमिनेशन, कंटेजियस है, नॉन कंटेजियस है, एयरबॉर्न जो है उसके अंदर एयरबॉर्न पार्टिकल्स जो हैं उससे आप किसी को बीमार कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एंड थिंग्स लाइक दिस। यहाँ पे for you to understand, I think you guys must have gone through this, for you to understand what is a contagious disease and what is a non-contagious disease. अब इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरह से देता हूँ, आई होप मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी हैविंग अ बैकग्राउंड, लेकिन फॉर मी टू एक्सप्लेन इट टू यू इज के आप लोग कोई ऐसी बीमारी जो किसी बंदे को ट्रांसमिट हो जाए इज कंटेजियस। ठीक है, कंटेजियस का मतलब हो गया कि मुझे अगर हुई, मैंने छींक मारी, मैंने हाथ मिलाया, मैंने कुछ भी ऐसा किया कि वो बीमारी मुझसे आपको चली गई, तो दैट इज अ कंटेजियस डिजीज। नॉन कंटेजियस डिजीज क्या है? वो डिजीज जो सिर्फ मुझे ही है एंड इट इज नॉट ट्रांसफरेबल टू
एनी अदर गाय। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बुखार है या मुझे अगर डेंगू है तो वो मुझे ही रहेगा, वो आपको ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब जब हम लोग एक कंटेजियस डिजीज के साथ एक हॉस्पिटल के अंदर आते हैं तो उस हॉस्पिटल के अंदर उस डिजीज को हम लोग एमिट करते हैं। मैं छींक भी मारता हूँ, मैं चीजों को हाथ भी लगाता हूँ, और जब तक मेरा इलाज हो रहा है या जब तक मुझे डायग्नोज हो रहा है कि मुझे क्या बीमार बीमार मसला है, उसी दौरान मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उस पूरे इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, what I am doing is I am contaminating that entire environment. Now why am I doing this entire environment is कि मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, मतलब मुझे तो पता ही नहीं है भाई, मैं तो बीमार हूँ, मतलब I have no clue why I'm doing this, what is happening. अब इस यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके फिर हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसओपीज होते हैं कि आप लोग जो हैं उसके अंदर इस तरह के मरीजों की स्टेजिंग करते हैं, और स्टेजिंग करने के बाद उन चीजों को देखते हैं कि हाउ टू हैंडल सच केसेस। अब मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ, आप लोग इस चीज को अगर अगर आप लोग इस चीज को इस एग्जांपल को अगर आप लोग समझ पाए तो आई थिंक आप लोगों को बहुत ज्यादा एक चीज समझ आ जाएगी कि हाउ डज इट वर्क। आप लोगों में कभी किसी को इत्तेफाक हुआ है किसी खाली कमरे में बैठ के छींक मारने की? अगर जब हम छींक मारते हैं, स्नीज करते हैं, तो जो आपके पार्टिकल्स, एरोसोल पार्टिकल्स आप लोग एमिट करते हैं वो पूरे कमरे में डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक सिंपल छींक बता रहा हूं जो हम एक इंसान बहुत दफा मारता है। जब उस छींक को हम मारते हैं तो वो पूरे कमरे के अंदर डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से जब आपके हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के अंदर जब आपके डिफरेंट मरीज होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, जब वो आते हैं तो दे bring all these kind of things with them inside an environment where you are working as a healthcare worker, where doctors are working as doctors. तो ये जो चीज है, this can actually be critical. जी शाह राबिया, आपका कुछ सवाल है? जी शाह राबिया, आपका कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। आई सी अ हैंड बीइंग रेज्ड, अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आपका अगर कुछ सवाल है तो। जी अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स और मैं जो हूं उनको आंसर कर दूंगा, सो दैट वी कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड, we can stop and we can discuss this. ठीक है, ओके, we'll continue. अच्छा, इसके अंदर जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि हमारे पास व्हाट डू वी हैव इज के हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी जो है कंटामिनेंट्स आ रहे होते हैं, लोग आ रहे होते हैं, तो इसको काउंटर करने के लिए हॉस्पिटल क्या करता है, मतलब हॉस्पिटल, व्हाट डज द हॉस्पिटल डू एंड हाउ डू दे टेक केयर ऑफ इट। इसके लिए हमारे पास जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस हैं वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने चूंकि आपको बताया कि हॉस्पिटल जो है वो इंसानों की वर्कशॉप है,
और हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वहाँ के मैकेनिक हैं, और वो लोग जो है दे आर डेस्टिन्ड टू सर्व द पीपल हु आर कमिंग इन फॉर ट्रीटमेंट और जो भी है। और इसी वजह से जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं दे आर द वंस हु आर द मोस्ट एक्सपोज्ड टू दीज एलिमेंट्स, टू एयर रिलेटेड सिम्टम्स देन एनी अदर गाइज। उसकी वजह यह है कि आप देखिए आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां पे हर दूसरा बंदा बीमार है। ऑफिस के अंदर तो आप जो हैं यू आर वर्किंग विद हेल्दी पीपल अनलेस एंड अनटिल नोन, ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर तो आपको पता है कि हर दूसरा बंदा बीमार बीमार बंदा ही हॉस्पिटल आएगा, हेल्दी बंदा तो हॉस्पिटल नहीं आता। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं वो जो है उन लोगों को जो है वो लोग सबसे ज्यादा जो हैं इसके रेसिपेंट होते हैं ऑफ एनी कंटेजियन डिजीजेस। और वो लोग जो हैं वो लोग सबसे ज्यादा इंडोर एयर रिलेटेड सिम्टम्स जो होते हैं उनके जो होते हैं वो रिपोर्ट भी होते हैं, डायग्नोज होते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज ये होती है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो सबसे क्रिटिकल चीज होती है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी अभी बताया, उसके अंदर हमारे जो स्पेसिफिक एरियाज हैं उन एरियाज के लिए जो हम लोग एयर क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं दैट हैज टू बी एज पर द स्टैंडर्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हम लोग जो लोगों जिन लोगों को ट्रीट कर रहे हैं दे आर नॉट बीइंग फर्दर डिग्रेडेड। डिग्रेडेड से मुराद ये है कि आप पहले बीमार आए और ये ना हो कि अगर हमारा हॉस्पिटल ही कंटेमिनेटेड हो, अगर एयर क्वालिटी कंटेमिनेटेड हो, सरफेस हमारी जो है सरफेसेस कंटेमिनेटेड हो, तो ये तो वो होगा कि मैं आया बुखार के साथ और जो है और उससे ज्यादा क्रिटिकल बीमारी घर लेके जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे तो हर किस्म का मिक्स एंड मैच है, यहाँ पे तो यू हैव अ वेराइटी ऑफ थिंग्स एंड इधर जो है यू डू नॉट नो कि हु इज हैविंग व्हाट। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या इंश्योर करते हैं कि जो हमारी एयर क्वालिटी है, इंडोर एयर क्वालिटी, और जो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट्स को रखते हैं, वो एनवायरनमेंट is meeting the criteria of clean air, and we ensure that we are providing them a clean environment. Now, in order to provide them a clean environment, what are the different parameters that are being named? One of the most critical of them is the air quality. आपकी एयर क्वालिटी भी होती है, एयर क्वालिटी के अलावा आपका हैंड हाइजीन भी होती है, आपकी टर्मिनल क्लीनिंग होती है, इक्विपमेंट की जो आप लोग यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपकी पीपीईज हैं जो आपके हेल्थ केयर वर्कर्स यूज कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को यूज करने के लिए जो है हम लोग इंश्योर करते हैं कि हम लोग जो हमारे पेशेंट्स हैं या जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं दोनों को सेफ एंड सिक्योर किया जा सके। जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर भी, हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर भी देयर आर डिफरेंट एरियाज व्हिच आर डिजाइन्ड एंड डेस्टिन्ड टू ट्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारियां हैं, हर किस्म की बीमारी के लिए एक अलग स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे उसको ट्रीट किया जाता है। उन जगहों को, जिन जगहों का जिन जहां से आपका कंटेमिनेशन या कंटेजियस होने का डर होता है, उन डिजीजेस को जो कि कंटेजियस हो सकती हैं, उन सब डिजीजेस को कोशिश की जाती है कि स्पेसिफिक एरियाज के अंदर ट्रीट किया जाए, विच विल बी सीन इन द स्लाइड्स टू कम। अच्छा, इसके अंदर जैसे मैंने आप लोगों को घरों के अंदर समझाया था, इसी तरह से हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर भी जो है हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं जिनके अपना जो है अपना वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वीओसी होते हैं, जिसके अंदर क्लिनिकल यूज ऑफ मटेरियल्स विद हाई वीओसी इमोशंस जो है हैंड रब्स हैं, फॉर्मलिन है, ईथर्स हैं। VOC levels vary by functional area in hospitals, for example wards, pharmacies, surgical theaters वगैरह में डिफरेंट, जहां पे जितना इस्तेमाल होगा जिस प्रोडक्ट का उसके हिसाब से उसके VOCs होते हैं। अब VOCs को रिमूव करने के लिए हम लोग जो है हॉस्पिटल के अंदर फोर्स वेंटिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। VOC रिमूवर ऑल्सो वेरीज बाय एयर कंडीशनिंग सिस्टम टाइप। अच्छा, जो VOC रिमूवल होती है, VOC इज वन कंपोनेंट ऑफ जो है, इसमें हम लोग जो है आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हम यूज करते हैं, जिनसे हम लोग जो है अपनी जो एयर होती है उस एयर प्योरिफिकेशन को हम लोग इंश्योर करते हैं।
ये देखें, ये केमिकल जो आप लोगों के वीओसीज होते हैं, ये उन्होंने डिफरेंट एरियाज आपको बता दिए हैं कि हॉस्पिटल्स में अल्कोहल, ईथर, कीटोन्स, एसीटोन वगैरह होते हैं। ये हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए। फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा यूज होता है पैथोलॉजिकल लैब्स के अंदर फॉर टेस्टिंग, जहां पे स्ट्रेन्स वगैरह बनाए जाते हैं। Aldehydes present in all areas and special cases aside are comparable to other building types. Emissions from building products do not appear to be different in hospitals than in other building. ये देखिए, ये वो ही सिमिलर चीज है कि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग की फिनिश है, उस बिल्डिंग फिनिश के अंदर भी जो वीओसीज हैं, जो हमने पहले आगे स्लाइड्स में देखी थी, उसी हिसाब से वही वीओसीज हैं और उसी तरह से वो कर रहे हैं। लेकिन घरों के अंदर जो है हम लोग इस पे ज्यादा टेंशन नहीं देते, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर हम लोग इंश्योर करते हैं कि जितने भी वीओसीज हैं इनकी वेंटिलेशन का इंतजाम किया जाए, सो दैट दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इनटू द इंडोर एयर दैट इज बीइंग यूज्ड, दैट इज बीइंग ब्रीथ, which is being breathed by the patients and the healthcare workers. Otherwise, it is going to contribute to the misery of both the patient and the healthcare workers. Because in VOCs के addition जो आप लोग contagion, जो contagious आप लोग disease अपने साथ लेके आए, वो इन VOCs के contribution के साथ जो है वो एक ज्यादा critical चीज बन जाती है, और उससे जो है आपकी propagation of bacteria या जो वायरस है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये जो है VOC जो है, दे प्रोवाइड अ फेवरेबल ग्राउंड फॉर दीज बैक्टीरियाज एंड वायरल इन्फेक्शंस टू प्रोपोगेट इन दोज एरियाज। ये केमिकल्स जो हैं, हम लोग हर साल नए केमिकल्स बना रहे हैं, लेकिन उनका हेल्थ इफेक्ट जो है वो कोई भी स्क्रीन नहीं करता, क्योंकि इस चेंज इतनी तेजी से दुनिया इवॉल्व हो रही है कि किसी के पास जो है उसके साइड इफेक्ट्स को स्टडी करने का टाइम नहीं है। So this is seen as जिसको हम कहते हैं कि this is seen as a risk and a challenge for the future to come. मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि हम लोगों ने ओवर ऑल दीज इयर्स, इंसान की एवोल्यूशन को जितने साल लग गए, हम लोग आज इस हाल में पहुंचे हैं अपनी तरक्की की वजह से। हमने तरक्की करते करते अपने लिए इतने डेंजरस केमिकल्स बना लिए, इतने डेंजरस वेपन्स बना लिए, जो कि आपकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बाइस है। ठीक है, हम लोग जो भी जिन चीजों की वजह से आप लोग बीमार हो रहे हैं, हम लोग बीमार हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग कंटामिनेट अपने आप इन्वायरमेंट को कर रहे हैं, अपने घरों को कर रहे हैं, अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को कर रहे हैं, जो बीमारियां हम लेकर आ रहे हैं, ये बीमारियां जो हैं, दे आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट दैट वी लिव इन। दिस इज वेरी क्लियर एंड एविडेंट। आप लोग जो है फर्टिलाइजर यूज, हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजर भी तो केमिकल्स ही है ना। फर्टिलाइजर्स भी तो केमिकल्स हैं। पहले जमाने में ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते थे, अब वो आपकी यील्ड इतनी, आपकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है पॉपुलेशन की वजह से, in order to meet that requirement you are using chemical fertilizers, and when in order to increase the yield of the crops that you're growing, तो उसकी वजह से क्या है, जब आप केमिकल्स यूज करते हैं तो दे मतलब वो केमिकल्स का जो बाय प्रोडक्ट है आपकी, वो जो है चीज, वो आगे आप लोगों के पास उस हिसाब से ट्रांसफर हो जाती है। तो ये जो है, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड, डू लेट मी नो, एंड इफ देयर आर नो क्वेश्चंस देन वी विल टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, विल ब्रेक इन एट 10 मिनट्स। मेरे पास टाइम हो रहा है 12:07 एंड वी विल गेट बैक एट 12:20 इंशाल्लाह। ठीक है, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप देम इन द चैट बॉक्स एंड आई विल आंसर देम अकॉर्डिंगली।